सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। उड़ान इस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी सीजी व्यापम, हॉस्टल वार्डन और साथ ही इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो देखते हैं आज का ये वीडियो के पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगी। इस सूचना के अंतर्गत हम बताना चाहेंगे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्थान के द्वारा राज्य स्तरीय प्री टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, जो कि आपका कुल 50 टेस्ट उसके अंतर होंगे। प्रथम 2 टेस्ट निशुल्क रखे गए हैं जिसको आप लोग दे सकते हैं निशुल्क रूप से, और साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी तो आप दिए हुए नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज का हम लोग अपना पहला प्रश्न देते हैं जो कि अंग्रेजी का होगा। पहला प्रश्न है आपका, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं सीजी व्यापम द्वारा अभी भी कुछ परीक्षाएं आयोजित की गई थी इसी महीने, पिछले महीने, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पैटर्न और साथ ही वोकैबुलरी को वो बहुत ज्यादा आजकल क्या कर दे रहा है, स्ट्रॉन्ग चाहता है हमसे। इसीलिए हम अपने इस एमसीक्यू सीरीज में वोकैबुलरी के पार्ट के साथ साथ ग्रामर पोर्शन भी करेंगे और आप सभी से भी यही रहेगा अनुरोध कि वोकैब पार्ट को या फिर अपनी शब्दावली को अंग्रेजी की स्ट्रॉन्ग करिए, तभी जाके आप सारे प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम होंगे। तो देखिए पहला कहता है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट स्पेल्ड बोल दिया, स्पेल्ड कहने का मतलब स्पेलिंग से है उसका। कहता है 4 स्पेलिंग दिया हुआ है, सबसे सही कौन सा है। चारों को अगर पढ़ेंगे आप तो सभी का जो आपका उच्चारण है एक जैसा ही है, जैसे कि एफिडेविट, एफिडेविट, एफिडेविट और एफिडेविट, तो सभी एफिडेविट जैसा ही साउंड कर रहा है, बट इनमें से कोई एक ही स्पेलिंग वाइज सही है और वो सही कौन सा है, तो जिनको मालूम है वो जान पाएंगे कि इसमें से ऑप्शन डी एफिडेविट, AFFIDAVIT ही क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर इसके बारे में जाने कि ये होता क्या है, क्योंकि जैसे मैंने अभी अभी बोला था कि हमको पढ़ने के साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है, तो चलिए मैं इसमें आपकी कुछ सहायता कर देती हूँ। हम जो भी क्वेश्चंस देखेंगे उनके थोड़े से डिटेल जाके उनको शब्दों को समझेंगे भी, ताकि क्या होगा ना, कम से कम आपको वीडियो के दौरान भी कम से कम 8 से 10 नए शब्द आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, लिखा हुआ है एफिडेविट, जो कि हमारा राइट आंसर था, राइट स्पेलिंग था। स्पेलिंग रट लीजिएगा सबसे पहले। होता क्या है इसका मतलब, तो ये एक शपथनामा या हलफनामा कहलाता है। हिंदी में बात करें तो दिखता कुछ इस तरीके से, आप लोगों ने बनवाया भी होगा एफिडेविट अपने कई बार किसी कामों के लिए। यह होता है एक रिटन स्टेटमेंट दैट यू से ऑफिशियली इज ट्रू एंड दैट कैन बी यूज्ड एज द एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये एक आपका शपथ पत्र टाइप सा होता है जिसको आप एक एविडेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। तो ये है एक एफिडेविट और ये है आपका पहला प्रश्न जिसमें हमको स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये भी फिर से एक स्पेलिंग से रिलेटेड आपका क्या हो गया है, क्वेश्चन हो गया है। फिर से आपको 4 यहाँ पे स्पेलिंग्स दिखे हैं। ये पैटर्न व्यापम द्वारा पूछा जा रहा है, रिसेंट एग्जाम में भी देखा गया था। देता है वो बहुत आसान से शब्द, बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट शब्द नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग के जनरल यूज टू डेली यूज्ड वर्ड होते हैं, लेकिन हमको स्पेलिंग नहीं आती है इसलिए हम बना नहीं पाते। तो देखते हैं इसमें सबसे सही कौन है। सभी का अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करूं, उच्चारण की बात करूं, तो ये एंटरप्रेन्योर ही कहला रहा है, लेकिन आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना होगा। तो इसमें सबसे करेक्ट स्पेलिंग कौन सी लग रही है, जैसे कि मैंने आपको बोला इसको हम एंटरप्रेन्योर कुछ इस तरीके से हिंदी में क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का प, यहाँ पर पी आना सब में जरूरी है। इस ऑप्शन में तो पी के जगह ओ है, तो एक तो वहीं से ही गलत हो गया। ऐसे एलिमिनेशन मेथड का जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसमें डाउट है। तो अब इसका अगर सही उत्तर मैं बता दूं आप लोगों को, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR होता है। तो एक बार इसको देखते हैं हम लोग, क्योंकि एंत्रे बोला है मैंने। देखिए आप लोग, इस स्पेलिंग में आपको एंत्रे सा उच्चारण हो रहा है और इन दोनों में आपको क्या दिख रहा होगा, एंटर दिख रहा होगा। यही वजह है कि ऑप्शन सी इज द राइट वन। थोड़ा सा अगर एंटरप्रेन्योर के बारे में बताऊं तो अ पर्सन हु मेक्स मनी बाय स्टार्टिंग और रनिंग बिजनेस, स्पेशली व्हेन दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। अगर समझाए ना तो जो उद्यमशीलता वर्ड सुने हैं आप लोग या उद्यमी सुने हैं आजकल के, जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग ये एक वर्ड है। तो व्यावसायिक उद्यम करने वाला व्यक्ति जो कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहा हो या उसमें संलग्न हो, लेकिन एक विशेष बात यह है कि उस व्यवसाय में उसको वित्तीय जोखिम होने का भी क्या होता है, खतरा होता है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये है आपका एक नया वर्ड, नया शब्दावली, बिल्कुल जोड़िएगा आप अपने इसको
अपने शब्दावली के अंतर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ये भी आपका एक वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। वोकैबुलरी मतलब एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब आप सभी समझते होंगे विपरीत शब्द या विपरीतार्थी आप कहते हैं जिसे। तो विपरीत शब्द के बारे में ये पूछ रहा है। सिनोनिम मतलब समानार्थी होता है, इसका मतलब विपरीतार्थी होता है। अगर बात करें शब्द कौन सा है, तो जो यहाँ पर हाईलाइटेड येलो कलर पे दिख रहा है ये आपका क्या है, शब्द है। और साथ में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ABCD। लेगिट आपका जो वर्ड है वो दिया हुआ है, हमको लेगिट का क्या देखना है, विपरीत देखना है। 4 ऑप्शन अगर रीड करेंगे तो पहला लिखा है बोनाफाइड, फिर लिखा है एंडोर्स, फिर लिखा है इलीगल और चौथा लिखा है कैनोनिकल। तो यहाँ पे देखिए लेगिट का मतलब अगर आपको पता है तो शायद आप इन चारों में से कोई एक लगा भी ले, लेकिन आपको इन चारों के भी अर्थ होने पता है तभी आप सही आंसर बता पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ही यही है, आपको मतलब पता होना। अगर नहीं पता है तो एक बार देखिएगा, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसके मतलब पे जाते हैं। कहता है लेगिट का मतलब क्या हो गया है, वैध। सभी समझते हैं हिंदी में वैध को, लेकिन लेगिट शब्द ध्यान नहीं रहता है। अगर बात करें इलीगल, तो इलीगल बहुत जानते हैं, फेमस है। इलीगल मतलब अवैध। और अगर बोले बोनाफाइड, तो बोनाफाइड वर्ड से भी फेमिलियर होंगे आप सभी, प्रामाणिक या फिर क्या बोल रहा है, वास्तविक। बोनाफाइड बनवाते हैं आप सब। अगर बात करें एंडोर्स, तो ये होता है समर्थित क्रिया, या फिर क्या बोलते हैं पता है इसको, एक तरीके से समर्थित करके आप समझ सकते हैं। अगर बात करें कैनोनिकल मतलब अधिकृत। अगर मैं यहाँ पर अब मेन वर्ड में जाऊं लेगिट और उसका ऑपोजिट ढूंढूं, तो वैध के संबंधित आपको 3 मीनिंग दिख रहे हैं और जो उससे क्या है, मिलते जुलते हैं। लेकिन एक ही आपको ऐसा वर्ड दिख रहा है जो कि उसका ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है, दैट इज अवैध, दैट इज इलीगल। तो वापस क्वेश्चन में जाइए, कौन सा है आपका, ऑप्शन सी इलीगल इज द राइट वन, बिकॉज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड लेगिट विल बी इलीगल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर देखें हम अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है, पहले आप डायरेक्शन को पढ़िएगा, डायरेक्शन पढ़िएगा, आराम से समझिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। कहता है डायरेक्शन, द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, द फर्स्ट फ्रेगमेंट एंड द लास्ट फ्रेगमेंट आर इन ऑर्डर। मतलब जो पहला और छठवीं लाइन लिखी है वो क्या है, सही अपने क्रम में है। कहता है पहली और छठवीं, आपकी सुविधा के लिए रंग का यहाँ पे मैंने परिवर्तन किया है ताकि क्लियर दिखे। कहता है द अदर 4 फ्रेगमेंट्स आर जम्बल्ड, जम्बल्ड अप मतलब कि एक दूसरे के आगे पीछे हुए हैं, क्रम से नहीं जमे हैं। एंड आर डिजाइन एंड आर डेजिग्नेटेड एज PQRS। वो 4 लाइन को क्या नाम दे दिया गया है, PQR और S। समझ पा रहे हैं, मतलब हमको 1 से 6 तक एक लाइन बनाना है और उसके बीच में सही क्रम डालना है। किनका सही क्रम डालना है, PQR और S वाले सेंटेंसेस का। समझ पाए हैं। तो कहता है लास्ट लाइन, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट लाइन को आप देखिएगा, उसके बाद ऑप्शन में जाइएगा, जो एप्रोप्रिएट आपको सीक्वेंस दिख रहा है बिल्कुल टिक लगाएंगे। अगर कहते हैं इट इज फार बेटर टू लीव फॉर अ शॉर्ट वाइल, लास्ट लाइन है इन गॉसिपिंग एंड प्लेइंग। मतलब कि ऊपर लाइन के बाद लास्ट लाइन लिखी हुई है, बीच के जो लाइंस है जम्बल्ड है उनको सीक्वेंस में जमाना है। तो बीच की लाइनें पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड एंड मेक सम सिग्निफिकेंट, दैट इज जस्ट आइडल्ड अवे, देन स्पेंड अ लॉन्ग लाइफ। अगर इसको साथ में भी पढ़ रहे हैं ना तो ये एक कोई मीनिंगलेस सेंटेंस सा लग रहा है, कोई भी मीनिंग नहीं निकल पा रहा है इसका, इसीलिए इसको थोड़ा सा चलिए सीक्वेंस में जमाते हैं। अगर इसके बाद कोई वर्ड आना रहे या कोई सेंटेंस आना रहे तो वो कौन सा होगा देखते हैं। According to me, it is far better to live for a short while. Contribution to the world inappropriate लग रहा है। While के बाद देखते हैं, short while के बाद and make some significant, short while के बाद and उचित लग रहा है थोड़ा सा। Short while that is just idled away, ये भी सही नहीं लग रहा है। Then spend a long life, then spend a long life, ये भी सही लग रहा है। लेकिन अगर आपको 2 सही लग रहा है तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अगले लाइन पे जाइए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों में से दोनों के बाद एक एक और सेंटेंस आएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं इसके बाद क्या आना चाहिए। अगर देन स्पेंड अ लॉन्ग लाइफ लगाते हैं तो अगला आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक। इस तरीके से इनको आपको सीक्वेंस में जमाना रहेगा। जो आपका सही अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि आप इनको बोल बोल के देखेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। यहाँ अगर मैं देखूं कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा जुड़ता है तो बताते हैं, इट इज फार बेटर टू लिव फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड मेक सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट के बाद क्या, कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। सिग्निफिकेंट के बाद दैट और देन लगाएंगे ही नहीं सकते आप, मीनिंग ही लेस हो जाएगा। अगर कहते हैं उसके बाद क्या आएगा, तो कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड दैट इज जस्ट आइडल अवे देन स्पेंड अ लॉन्ग लाइफ, या फिर देन स्पेंड अ लॉन्ग लाइफ दैट इज जस्ट आइडल अवे। 3 के बाद 4 का सीक्वेंस ज्यादा क्या लग रहा है, एक्यूरेट लग रहा है। मतलब कि सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है, क्यू पी एस और क्या आ रहा है, आर। तो अगर आप इन सेंटेंस को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसा मीनिंग देता है कि छोटा जीवन जीना ज्यादा अच्छा है, बजाय आप एक लंबी लाइफ जी रहे हैं बट वो क्या रहेगी, एक आइडल या फिर क्या रहेगी, एक मीनिंगलेस लाइफ रहेगी जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट या कोई भी क्या है, उद्देश्य नहीं है। तो इस तरीके से एक मीनिंग है। मीनिंग के साथ ही हमको ऑप्शन सी आंसर मिल गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर टू द मीनिंग। अब देखिए सिनोनियम बोला था मैंने आपको समानार्थी करके, या फिर इसको सिमिलर मीनिंग वर्ड भी बोलते हैं। तो अगर सिनोनियम बोला या फिर क्या बोल दिया है आपको, सीधे सीधे समानार्थी बोल दिया है, तो समानार्थी शब्द ढूंढेंगे। चलिए, जो आपका वर्ड दिया गया है वो है क्रेवन, तो क्रेवन का आपको समानार्थी देखना है। 4 वर्ड्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, बोल्ड, अनएबेस्ड, कोवर्डली या फिर गैलेंट। यहाँ पे अगर बोल्ड का आप मतलब जानना चाहें तो आपको, कई लोगों को मालूम भी होगा, जो बोल्ड होता है, ब्रेव होता है, अपन यूज करते हैं, साहसी जैसे होता है उसको बोल्ड कहेंगे। कोवर्डली का भी आपको हल्का सा मालूम होगा, कोवर्ड मतलब डरपोक होता है, तो ये डरपोक से संबंधित है। अनएबेस्ड और गैलेंट का मतलब नहीं पता होगा, इवन 2 लोगों को क्रेवन का मतलब भी नहीं पता होगा। तो सबसे पहले इनके मतलब पता करेंगे, मतलब जानते ही आप लोग स्वयं आंसर मुझे देने में सक्षम हो जाएंगे। अगर क्रेवन का मैं आपको मतलब बताऊं ना, तो उसका मतलब होता है कायर, कायर या डरपोक जिसको कहते हैं, बिल्कुल वही। अगर बोल्ड बोले तो इसका मतलब होता है साहसी, अगर कोवर्डली बोले तो इसका भी मतलब होता है कायर, अगर अनवेस्ट बोले तो इसका मतलब क्या होता है, निर्भीक। निर्भीक किसको बोलते हैं, जो किसी से ना डरे, बिल्कुल वही मीनिंग दे रहा है साहसी के जैसा। और अगला देखें, अगर गैलेंट, तो ये किसके लिए बोला जाता है, वीर। वीर मतलब जो फिर से किसी से ना डरे, जो क्या हो, बहुत क्या हो, निडर हो, साहसी हो। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं आपको क्या दे रहे हैं, सेम मीनिंग दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इमेज से भी समझ सकते हैं, एक ब्रेव लिखा है जो किसी से ना डरे, और एक क्या लिख रहा है यहाँ पे, पसीने छूट रहे हैं, कैसा लग रहा है, अफ्रेड। अफ्रेड मतलब भी डरा हुआ होता है, हिंदी में कहते हैं ना, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग, मतलब मैं कुत्ते से क्या हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ। तो डरा हुआ, डरपोक, ये सब क्या है आपका सिनोनिम्स है। तो अफ्रेड, कोवर्डली, क्रेवन, ये सभी कायर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। चूंकि हमारे ऑप्शन में हमको क्रेवन दिया हुआ है, सॉरी क्रेवन का हमको समानार्थी पूछा है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे कौन सा आंसर लगा देंगे, ऑप्शन सी कोवर्डली, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है डरपोक या फिर कायर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यदि देखें तो क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको एक चारों में से एप्रोप्रिएट वर्ब निकालना है। वर्ब मतलब क्रिया होता है, आप सभी जानते हैं, और उस वर्ब को हमको इस ब्लैंक में फिल करके देखना है वो सही है कि नहीं। देखते हैं, 10 कैंडिडेट्स डैश फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पर बात की जा रही है किसी इंटरव्यू के, यू कैन सी, एंड आपको समझ आ रहा है 10 कैंडिडेट्स बोला है वो, तो 10 कोई क्या है वहां पे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, कैंडिडेट्स बैठे हुए। ऑप्शंस में लिखा है टर्न्ड अप, टर्न्ड डाउन, टर्न्ड ओवर या फिर टर्न्ड आउट। तो टर्न्ड का मतलब तो मुड़ने से संबंधित आप समझते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका वर्बियल मीनिंग अलग होता है। टर्न्ड अप, डाउन, ओवर एंड आउट। यहाँ पर जो आपका वर्ब है वो एक शब्द का ना होके 2 शब्द है, और ऐसे वर्ब्स को हम कंपाउंड वर्ब कहते हैं। ये कंपाउंड वर्ब के मतलब जानना जरूरी है, फिर आप बता पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर एक सिचुएशन सोचे, तो यहाँ पर जो कुछ इंटरव्यूज बैठे हुए हैं या कुछ जो आपके कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, इन्हीं के बारे में बात की जा रही है, इनको क्या बोला जाएगा। तो टर्न्ड अप का मतलब होता है उपस्थित, उपस्थित होना। क्या होता है इसका मतलब, उपस्थित होना। टर्न्ड डाउन मतलब होता है मना करना या मना से संबंधित। टर्न्ड ओवर मतलब पलटना, टर्न्ड ओवर पलटना, मुड़ना। टर्न्ड आउट मतलब क्या होता है, निकालना। तो यहाँ पर आप अब खुद समझ सकते हैं कि कौन सा सबसे सही लग रहा है। अगर यहाँ पे देखिए जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहा है इस कमरे में, तो ये कैंडिडेट्स को क्या होना जरूरी है, उपस्थित होना। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 कैंडिडेट्स टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू, मतलब 10 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए क्या हुए हैं, उपस्थित हुए हैं वहां पर, ऐसा कहा जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ बहुत ही अच्छे से हंसते खिलखिलाते बच्चे हैं। इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। आवर स्कूल मेंटेन्स डैश यूनिफॉर्म फॉर डैश स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो डैश और डैश है मतलब दो ब्लैंक है, आपको चार में से कुछ डालना है। चूंकि ऑप्शन देख के समझ आ रहा है इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल, तो आर्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। आपको पता है आर्टिकल से आता ही आता है प्रश्न, तो चलिए फिट करते हैं। आवर स्कूल मेंटेन्स डैश यूनिफॉर्म, मैंने आपको पहले भी अप्रोच बताया है, आप सीधे सीधे पुट करके देखिएगा ऑप्शन वाइज। अगर एन यूनिफॉर्म बोले तो क्या होगा, द यूनिफॉर्म आएगा कि अ यूनिफॉर्म आएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है यूनिफॉर्म के आगे क्या आएगा? अगर समझ नहीं आ रहा है तो सीधे सेकंड ब्लैंक पे जाइए। फॉर के बाद स्टूडेंट्स लिखा है तो यहाँ पर द एक ऑप्शन दिख रहा है, या तो द आएगा या क्या आएगा, अ आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स बोल दिया है, ऑटोमेटिकली प्लूरल है, मतलब ये तो श्योर है कि यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। तो एक हमको आंसर मिल गया है। इट मींस ऑप्शन डी वहीं पे एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, क्योंकि द स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीजों के लिए लगाया जाता है। अब स्कूल के बारे में बात कर रहा है, स्टूडेंट्स प्लूरल भी है, तो तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इज अ सिंगुलर, यूज्ड फॉर अ सिंगुलर थिंग्स। देखिए अब द आ गया है, लेकिन द के साथ भी यहाँ पे तीन अलग अलग आर्टिकल हैं। तो यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म की मैं बात करूं तो कुछ ऐसा इसका हिंदी में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। रूल समझते हैं आप लोग, स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट रूल ऑफ आर्टिकल, जिसमें अगर अंग्रेजी का पहला अक्षर क्या हो, यू हो, लेकिन हिंदी का पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो। अंग्रेजी का पहला है स्वर और हिंदी का क्या है, व्यंजन। तब इसमें आप क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं इस्तेमाल, इस्तेमाल करते हैं। यू देख के लोगों को लगता है एन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, आप लोग कहेंगे तो इसको अलग से एक दिन एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द या एन में से कौन सा चूज किया आपने, बोला है, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट वन। अगर इसको आप प्रैक्टिकली भी समझेंगे ना तो बिल्कुल सही में नहीं निकलेगा। जैसे कि आवर स्कूल मेंटेन्स अ यूनिफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, एक स्कूल है या हमारा स्कूल है तो वो एक ही यूनिफॉर्म क्या करेगा, सारे बच्चों के लिए क्या करेगा, मेंटेन करेगा, अलग अलग थोड़ी करता है। इसलिए अ यूनिफॉर्म प्रैक्टिकली समझने में भी सही लग रहा है और ग्रामेटिकली तो सही है ही। तो ये है आपका सही आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन आपको फिर से दिख रहा है, जो कि फिर से आर्टिकल टॉपिक से संबंधित है। दिख रहा है आपको यहाँ पे द और नो आर्टिकल एन, ऐसी जैसी चीजें। क्वेश्चन में आपको काफी सारे ब्लैंक दिख रहे हैं। इस प्रकार के पैटर्न को समझने का फायदा ये है कि आप बहुत अच्छे से आर्टिकल का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे एक सेंटेंस के द्वारा। तो शुरू करते हैं। कहता है इन डैश किंगडम ऑफ नेपाल, हाई अप इन डैश हिमालयाज एंड विद इन साइट ऑफ डैश माउंट एवरेस्ट डैश वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन डैश वे ऑफ लाइफ इन डैश विलेजेस हैज हार्डली चेंजेस इन 100 of years। कहीं ना कहीं ये एक हिमालय माउंटेन की बात कर रहा है और उससे संबंधित जगहों और उन संबंधित लोगों की बात कर रहा है। तो एक बार पुट करते चलते हैं सीधे। अगर आपको इन ऑप्शंस के हिसाब से पुट करना है तो वो भी तरीका अपना सकते हैं। मैं अपने ग्रामेटिकल नॉलेज के हिसाब से पुट करती हूँ। अगर बोले किंगडम ऑफ नेपाल तो आप सभी लोगों ने द आर्टिकल को पढ़ा है और द आर्टिकल का इस्तेमाल हम किंगडम, रिपब्लिक, यूनियन जैसी चीजों के आगे लगाते हैं, जैसे कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बिल्कुल इस तरीके से आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, द पुट कर सकते हैं। ऑन द बेस्ड ऑफ नॉलेज यू कैन पुट द देयर। अगर बात करें यहाँ पर अगले ब्लैंक के पीछे लिखा हुआ वर्ड क्या है, हिमालयाज। हिमालयाज एक क्या है, पर्वत है, माउंटेन सीरीज है। तो हिमालयाज के आगे बचपन से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, द आप लगाते हैं पर्वत में, तो ये पर्वत श्रेणियां हो गई। तो दो द हमको मिल चुका है। ठीक है, दो हमको द मिल चुका है, चाहे तो ऐसा लिख भी सकते हैं कहीं पे। अगला ब्लैंक देखिए तो डैश के पीछे क्या लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है, माउंट एवरेस्ट। तो आप सभी को ग्रामर का ये नियम मालूम होगा, वरना आज जान जाइए कि कभी भी हम पर्वत श्रेणियों के साथ द लगाते हैं, पर्वत चोटियों के साथ नहीं। और ये क्या बोला मैंने, पर्वत चोटी, पीक ऑफ माउंटेन। तो यहाँ पर आप द लगाएंगे क्या, यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, और यू कैन से नो आर्टिकल हियर। अगर अगला देखें तो अगले ब्लैंक के बाद लिखा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन। ये जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन जो वर्ड है ना, ये आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन। तो आप सभी को रूल्स पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो यहाँ भी द आएगा। और लास्ट लिखा है वे ऑफ लाइफ डैश इन डैश विलेजेस।
मतलब कि अब ये किंगडम ऑफ नेपाल एवरेस्ट और आपके हिमालय की बात कर रहा है और वहां पर उपस्थित लोगों के जीवन और साथ ही लोगों के गांव के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि पर्टिकुलरली रूल जो होता है द का, उस हिसाब से द वे ऑफ लाइफ और साथ ही यहाँ द विलेजेस आएगा, क्योंकि हमें मालूम है ये पर्टिकुलर किन विलेज और किन लोगों की बात कर रहा है। तो पर्टिकुलर के रूल के हिसाब से, पर्टिकुलरली नियम कहते हैं उसे, सभी में क्या हुआ है, द फिट हुआ है। इट मीन्स आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मेरे यहाँ लिखे हुए ऑप्शन से बेस्ट मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द, दो द होने के बाद बीच में यहाँ नो आर्टिकल है और बाकी सारे द हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छे पैटर्न का प्रश्न था, इसमें आप आर्टिकल का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है डू नॉट बोदर मी 3 o'clock डैश नाइट। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया है और ब्लैंक में 4 ऑप्शन दिया है, इन, एट, ऑन और अलोंग। ये सभी आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं, तो प्रीपोजिशन से संबंधित ये प्रश्न है। जिस भी ब्लैंक में आपको प्रीपोजिशन या आर्टिकल फीड करना होता है उसके पीछे वाले वर्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर यहाँ पर नाइट लिखा है जो कि रात होता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम है या एक प्रिसाइज टाइम है। प्रिसाइज टाइम का मतलब होता है नियत समय, और हम अच्छे से जानते हैं कि जब हमको नियत समय के बारे में बात करना होता है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, एट। तो यहाँ पर नाइट के पहले क्या आ जाएगा, एट। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कहता है टू गेट टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट यू हैव टू गो डैश दोज स्टेयर्स एंड देन डैश द कॉरिडोर टू द एंड। फिर से यहाँ पे 2 ब्लैंक हैं आपको और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको पुट करना है कोई 2 एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। बात करें अगर, तो टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट मतलब अगर आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट जाना है, यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा डैश द स्टेयर्स। अगर स्टेयर्स की बात आ गई तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि स्टेयर्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अप द स्टेयर्स। मतलब अगर आपको ऊपर जाना है तो अप द स्टेयर्स, अगर नीचे आना है तो डाउन द स्टेयर्स। इट मीन्स यहाँ पे आपका एप्रोप्रिएट आर्टिकल होना चाहिए अप। अगर ऑप्शन में अप है तो बहुत बढ़िया, एक आंसर तो हमको मिल ही गया है। अगला ब्लैंक देखते हैं, डैन डैश द कॉरिडोर टू द एंड। यहाँ पर आपको लिया है अलोंग, बिटवीन, इनटू या फिर इनटू। तो देखिए, जब हम किसी, सपोज यहाँ पे कोई ट्रैक है और इस ट्रैक के सापेक्ष आप यहाँ साइड से चल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अलोंग, मतलब सापेक्ष या उसके साथ साथ। तो इस हिसाब से यहाँ पर बिटवीन और इनटू तो नहीं आएगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका, अलोंग। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप अप एंड अलोंग का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही मूव्ड डैश द रूम। ठीक है, ये बहुत आसान सा दिखने वाला एक प्रश्न है, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं प्रश्नों में होती है। अगर बात करें कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो लिखा है इन, टू, इनसाइड या फिर इनटू। तो देखिए, ही मूव्ड डैश द रूम, यहाँ पर इन द रूम, टू द रूम, इनसाइड द रूम या फिर इनटू द रूम, क्या आना चाहिए। तो इनसाइड द रूम तो रॉन्ग आंसर है। अगर आप चाहें तो इन टू और इनटू में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल में आपको बताऊं तो जब हम बाहर से किसी वस्तु की ओर अंदर की ओर जाते होते हैं तो उसको हम इनटू लगाते हैं, और यदि कोई चीज पहले से उस इनक्लोज्ड एरिया में उपस्थित है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इन। मतलब इस पर्सन को आप बोल सकते हैं ही इज स्टैंडिंग इन द रूम, और इस पर्सन को आप बोल सकते हैं ही इज गोइंग इनटू द रूम बोल सकते हैं। इस हिसाब से आपके लिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टू तो गलत ही हो गया, इन इनटू में कंफ्यूजन होता है और इनटू इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक गतिशील या चलायमान क्रिया है जो कि मूव्ड है। मतलब कि ये बंदा रूम के अंदर गया नहीं है, ये रूम की ओर क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अगर यहाँ पर सपोज एक बॉक्स है और यहाँ पर एक बॉल है, अगर ये बॉल इस बॉक्स के अंदर जा रहा है तो आप बोल सकते हैं द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स। तो यहाँ पर इस तरीके से इन इनटू का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेन पुल्ड डैश द स्टेशन एंड मूव्ड डैश द ट्रैक्स। यहाँ पर ट्रेन के बारे में बातें दी हुई है। फिर से आपको 4 क्या दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं। 4 प्रीपोजिशंस है, कुछ आपके कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी हैं। यहाँ पर ट्रेन के बारे में दिया हुआ है कि ट्रेन पुल्ड, पुल्ड मतलब खींचा गया,
द स्टेशन, तो पुल्ड अवे ऑफ द स्टेशन, कि आउट ऑफ, कि ओवर फ्रॉम, या फिर अवे फ्रॉम। तो 4 ऑप्शन में से एक लगाएंगे। साथ ही अगर पीछे देखें, एंड मूव्ड डैश द ट्रैक्स, तो देखिए ये ट्रैक होता है, ट्रैक मतलब पटरी, और बोल रहा है मूव्ड डैश द ट्रैक, तो यहाँ पे फिर से वो क्या हो रहा है, ट्रकरी के सापेक्ष चल रहा है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में भी ये वर्ड आया था, मतलब कि आप सापेक्ष के लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं, अलोंग, है ना, अलोंग या साथ साथ। तो इस हिसाब से यहाँ पर मूव्ड के बाद तो अलोंग निश्चित रूप से आएगा, और चूंकि एक ही ऑप्शन में अलोंग है, यहाँ पर आपको आंसर वैसे ही मिल गया, क्या आना चाहिए, आउट ऑफ। अगर नहीं भी पता होता तो भी आउट ऑफ आता, बिकॉज जब ट्रेन स्टेशन से क्या हो रही है, निकल रही है, तो ये समझा जा रहा है कि उसको उधर से क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है स्टेशन से, इसलिए वहां पर पुल क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, रोहन सॉट मेर्सी डैश हिज फादर। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपको, विथ, फ्रॉम, अलोंग या अंडर। मतलब कि अगर शॉर्ट मर्सी की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माफी मांगना या फिर एक पार्डन जो वर्ब होता है आप समझते हैं उससे संबंधित है। माफी मांग रहा है अपने पिता से, बहुत विनती कर रहे हैं कि उसे माफ कर दिया जाए, इसका मतलब यही होता है। तो रोहन शॉर्ट मर्सी डैश हिज फादर, विथ हिज फादर, फ्रॉम हिज फादर, along his father या फिर under his father। under इन appropriate preposition है, under नहीं होगा। with मतलब होता है father के साथ, तो ये भी नहीं होगा। along father के साथ साथ, along का अलग ही मीनिंग है, सापेक्ष मैंने बताया है। एक ही appropriate बच रहा है from, मतलब कि रोहन अपने पिता से क्या कर रहा है, माफी के लिए गिड़गिड़ा रहा है या विनती कर रहा है, कुछ इस तरीके का ये सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कहता है वेरी सी पुट हर बास्केट डैश द पॉमेंट एंड टम्बल्ड डैश द बेड। यहाँ पर शी मतलब एक लड़की की बात की जा रही है और बोला जा रहा है पुट हर बास्केट, मतलब पकड़ी हुई जो उसकी बाल्टी है वो उसको क्या कर दिया है, डैश द पॉमेंट मतलब कि रखा, लेकिन किसके ऊपर रखा, पॉमेंट। तो सबसे पहले इस पॉमेंट का मतलब पता होना चाहिए, ये फिर से वो कैप पार्ट आ चुका है। और अगर वियरली करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा समझते हैं। यहाँ पर वियरली मतलब होता है लस्ट या बहुत थकान से क्या हो जाना, पस्त होना। तो थकान से ये बहुत क्या हो चुकी है, पस्त हो चुकी है, और उसने अपने बास्केट को क्या कर दिया, पॉमेंट पे फेंक दिया या रख दिया है। इस पॉमेंट का मतलब अगर जाने तो इसका मतलब होता है पत्थर से बनी हुई फर्श, यू कैन से मार्बल और टाइल्स। तो पत्थर से बनी हुई फर्श के लिए ये पॉमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये फर्श है या सरफेस है या सतह है, तो उसके लिए आपको पता है कि हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, ऑन। समझ पा रहे हैं, बिलीव ऑन द अर्थ, बिल्कुल उसी रिस्पेक्ट में। और अगर नेक्स्ट प्रीपोजिशन का ब्लैंक देखें कि एंड टम्बल्ड, टम्बल्ड का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है गिरना, गिरना या फिर पड़ना। ठीक है, तो जब कोई इंसान बहुत थका होता है तो वो बेड पे जाके पड़ जाता है, कुछ ऐसा कहते हैं, बिल्कुल वही रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो एंड टम्बल्ड डैश द बेड, मतलब उसके बाद वो क्या कर दी, गिर पड़ी। और किस पे गिर पड़ी, ऑन द बेड, एट द बेड, अगेंस्ट द बेड या फिर अगेंस्ट द बेड। तो क्या आएगा यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट, पहले में तो ऑन पुट हो गया है, दूसरे में क्या आना चाहिए, अगेंस्ट आना चाहिए। कुछ लोगों को लगेगा मैम ऑन द बेड भी तो हो सकता है, तो देखिए अगर आप लीन्ड हो रहे हैं, लीन्ड मतलब झुक रहे हैं, अगर आप क्या हो रहे हैं, टम्बल्ड हो रहे हैं, तो ऐसे के लिए हमको ना अगेंस्ट वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम बेड के विरोध या बेड के अगेंस्ट लीड कर रहे हैं या लेट रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो अगेंस्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ड्यू टू हैवी रेन्स शी इज ट्रेम्बलिंग डैश कोल्ड। ट्रेम्बलिंग, अब ये भी एक क्रिया है, ये एक क्या होता है, वर्ब होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कांपना या फिर क्या होता है, थरथराना समझते हैं। तो कांपना या थरथराना इसका मतलब है, कहता है ड्यू टू हैवी रेन्स, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वो क्या कर रही है, कांप रही है, डैश कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंड या सर्दी, बाय कोल्ड, इन कोल्ड, विथ कोल्ड या फिर फ्रॉम कोल्ड। क्या लग रहा है अप्रोप्रिएट आंसर आपको, तो सर्दी से कांप रही है, मैंने अपने वर्ड्स यूज किए हैं, यही वजह है कि बाय सर्दी के द्वारा नहीं होगा, इन कोल्ड, विथ कोल्ड भी नहीं होगा, ऑप्शन सी फ्रॉम कोल्ड इज द राइट आंसर। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल और प्रीपोजिशन के जो आपके उपयोग है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं, नियम कानून बहुत याद रखेंगे, बहुत आसान रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ड्यू टू हैवी रेन शी इज ट्रेम्बलिंग फ्रॉम कोल्ड, ठंड से वो क्या हो रही है, थरथरा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माय अंकल वॉज एफ्लिक्टेड डैश अ सीरियस इलनेस एंड वॉज ऑलमोस्ट कन्फाइंड डैश बेड एंड डैश मोर देन 2 months। तो देखिए एफ्लिक्टेड है वो किससे, एक सीरियस इलनेस से, बहुत एक सीरियस बीमारी ऐसा कुछ। तो इसमें बाय अ सीरियस इलनेस या टू अ सीरियस इलनेस क्या आएगा, नहीं समझ आ रहा है कि विथ आएगा बाय आएगा तो छोड़ दीजिए, अगले ब्लैंक पे जाइए। एंड ऑलमोस्ट कन्फाइंड डैश बेड मतलब किसमें है, बेड में है, बेड पे है, ऑन बेड या टू बेड। देखिए अगर आप स्लीपिंग ऑन द बेड बोलते हैं तो आप स्लीपिंग ऑन द बेड बोल रहे हैं क्योंकि आप थोड़े समय के लिए यहाँ पे सोए हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति शैया अपने विश्राम पे है या अपने बेड रेस्ट पे है या बेड रेस्ट पे जा चुका है कुछ इस स्थिति में, जब वो सीरियस इलनेस की स्थिति में है तो उसको बोलते हैं टू बेड। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टू बेड। तो एक ऑप्शन मिल गया है, मतलब कि दो ऑन वाले तो यहीं पे ही कैंसिल हो गए हैं, ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो ही चुके हैं। अगला अगर देखे डैश मोर देन 2 months, तो यहाँ पर सिंस मोर देन 2 month बोला है और फॉर बोला है। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल टेंस में भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। फॉर इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे फॉर इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है 2 महीने का समय, यही वजह है फॉर लगा है। तो आपको दो तो इजिली मिल गए हैं और जो थर्ड विथ लिखा है वो भी पूरी तरीके से सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उसके लिए विथ अ सीरियस इलनेस, विथ इंजरी, कुछ इस तरीके से बोला जाता है। यही वजह है कि ऑप्शन डी इज द मोस्ट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी ही आप टिक करेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन कहता है अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया पैटर्न में ये एमसीक्यू सीरीज मैंने तैयार किया है। इसमें आपको बिल्कुल हूबहू व्यापम में आने वाले सारे पैटर्न दिखाई पड़ रहे होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोगों ने अनेक शब्दों में एक शब्द जोड़ा है, समानार्थी, विपरीतार्थी, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सारी चीजों को जोड़ा है, वर्ब का इस्तेमाल बोला है, मतलब कहीं ना कहीं टेंस जुड़ा हुआ है। तो सारी चीजें इसमें क्या है, शामिल है। देखिएगा, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज या फिर ज्ञान और लर्निंग मतलब सीखने से क्या करता हो, नफरत करता हो, द्वेष करता हो। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक का प्रश्न है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर बात करें ऑप्शंस की तो बाइब्लोफिल, फिलोलॉजिस्ट, मिसोगिनिस्ट और मिसोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर चारों के मतलब पता है तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को ना स्टूडेंट्स अभी से रटना शुरू करिए। अगर इन चारों के मैं मीनिंग बताऊं तो तुरंत ये सवाल आपसे बन जाएगा। आप लोग आंसर मुझे जरूर कमेंट करिएगा। अगर बोले क्या होता है तो बाइब्लोफिल मतलब होता है क्या, हिंदी में ही देख लीजिए, बाद में आराम से इसको पढ़िएगा। ग्रंथ प्रेमी, जो पुस्तकों या क्या करता हो, कलेक्ट करता हो किताबें, उससे प्यार करता हो। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जो प्यार करता है किताबों और ग्रंथों से वो थोड़ी ना नफरत करेगा ज्ञान से। फिलोलॉजिस्ट मतलब कि जो कि भाषाविद हो, अलग अलग भाषा सीखने में उसको क्या आता हो, मजा आता हो, मतलब ये सीखने का इच्छुक है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया है। मिसोगिनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो स्त्री का द्वेषी हो, स्त्री जाति से क्या करता हो, नफरत करता हो, द्वेष रखता हो। तो मिसोगिनिस्ट भी क्या हो गया, गलत आंसर हो गया, क्योंकि हमको द्वेषी जानना है किसका, नॉलेज का, इसलिए आपका ऑप्शन सी गलत है। लास्ट ऑप्शन दिख रहा है आपका मिसोलॉजिस्ट, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। देखिए हूबहू वही लाइन लिखी हुई है जो आपके प्रश्न में है। तो ये एक फायदा है, अगर आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटते हैं तो सीधे 1 नंबर आपके हाथ में है। मतलब कि विद्यादेशी, देख रहे हो ये स्टूडेंट पढ़ने को बिल्कुल थम डाउन कर रहा है, इसका मतलब कि ये विद्या का क्या है, द्वेषी है। तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है अब आपको इन चारों में? ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट बिकॉज अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज नोन एज मिसोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कहता है अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी मतलब कि ऐसा एक स्थान, प्लेस मतलब स्थान, जो कि प्रोवाइड देता हो, प्रदान करता हो क्या, रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब क्या, आश्रय देना, आश्रय, शरण देना कहते हैं ना, कुछ उस तरीके से। असाइलम, सैनिटोरियम, शेल्टर या ऑर्फनेज। तो अगर आपको इनके मतलब मालूम है तब आप बना पाएंगे। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मालूम होगा तो असाइलम सुना सा है और साथ ही ऑर्फनेज भी सुना है, क्योंकि अनाथ आश्रम को ऑर्फनेज हम कहते हैं। तो ऐसा जगह जहाँ पे आश्रय दिया जाएगा, तो आश्रय जरूरी नहीं है अनाथों को दिया जाए, आश्रय जरूरतमंदों को भी दिया जाता है, समय समय पे उनको देता है जब कोई बाढ़ हो जाती है, कोई आपदा आ जाती है। तो यहाँ पे ऑर्फनेज तो आपको हिंदी मतलब मालूम है, फिर भी वो ऑप्शन गलत हो गया है। अब 3 में आपको बताना है, पहले तीनों का ना आप क्या करिएगा,
मतलब जान लीजिएगा, मतलब क्या होता है। असाइलम का मतलब एक अस्पताल या चिकित्सा से संबंधित स्थान है जहां लोगों को आश्रय जरूर दिया जाएगा, लेकिन वो आंसर गलत आंसर नहीं है। सेनेटोरियम मतलब कि स्वास्थ्यालय, ये भी आपका एक स्वास्थ्य से संबंधित जगह है। अगर शेल्टर की बात करें तो आश्रय, बिल्कुल इसका नाम ही आश्रय है। देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, जब बाढ़ या कोई आपदा आती तो लोगों को रखा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, शेल्टर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि लोगों को शेल्टर होम्स में ले जाया जा चुका है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी इज नोन एज शेल्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड द एरर। आपको ढूंढना क्या है, एरर। दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ अवर सीजी व्यापम। वो इस तरीके के देता है प्रश्न जिसमें वो गलती ढूंढने को कहता है। इसमें फायदा ये होता है कि कभी कभी इसमें टेंस वाइज गलती होती है, कभी इसमें प्रीपोजिशन वाइज, आर्टिकल, बहुत सारी गलतियां होती है और सारी नॉलेज चेक हो जाता है। तो यहाँ पर राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, ऐसा कुछ सेंटेंस दिया हुआ है। कहता है इसमें गलती बताइए, कौन से पार्ट में गलती है। स्लैश डाल दिया है उसने और साथ साथ उनको अलग से ऑप्शन में लिख दिया है, एक में राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कहाँ गलती होनी चाहिए। राम वॉज में गलती नजर ही नहीं आ रही है। सैम इन कॉलेज, हिंदी में अगर बात करें तो राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। राम कॉलेज में सैम से क्या था, सीनियर था। सीनियर मतलब समझते हैं, उससे बड़ी कक्षा में रहा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें एरर की, तो मुझे तो पर्सनली किसी भी हिस्से में एरर नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ग्रामेटिकल ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अगर कुछ लोगों की बात करें तो आप लोगों को जरूर करके यहाँ पर एरर दिख रहा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे मैम आप यहाँ पर देन लगाइए, देन होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, ही इज टॉलर देन, स्मार्टर देन, बोलते हैं बिल्कुल ऐसा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। वो बात यह है कि जब भी आप किसी सुपीरियरिटी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, किसी सुपीरियरिटी एडजेक्टिव्स जैसे कि इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रियर, तो ऐसे शब्दों के साथ, ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है, टू, ना कि देन। देन इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बहुत ही गलती होती है यहाँ पे आप लोगों से। तो ऐसे जगहों पे आपको इस्तेमाल करना है टू, ना कि देन। तो ये है नियम, नियम के हिसाब से वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। शी ऑलवेज फेल्ट इंफीरियर टू हर यंगर सिस्टर, बिल्कुल यहाँ पे इंफीरियर वर्ड आया है, दैट्स वाई यहाँ पे आपने टू लगाया है, देन नहीं लगा सकते। देन आप तब लगा सकते हैं जब स्मार्टर देन, टॉलर देन बोलते हैं, बिल्कुल वहां पर। द मटेरियल इज सुपीरियर टू दैट, मतलब कि यह मटेरियल उस मटेरियल से क्या है, सुपीरियर है, अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए सुपीरियर के वजह से यहाँ पे टू आया है। तो इस हिसाब से आप लोग समझ गए हैं कि जहां ये एडजेक्टिव्स दिखेंगे वहां पे आपको देन नहीं लगाना है, लगाना क्या है, टू। और ये बिल्कुल दोनों में क्या करता है, कंपैरिजन करता है, कंपैरेटिव डिग्री का ही ये आपका क्या होता है, टर्म होता है। तो इस तरीके से हमारा ये एमसीक्यू का सीरीज बहुत बढ़िया आज समाप्त होता है और अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।